एवरीवन, मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। आप देख रहे हैं एसकेटी पॉडकास्ट। चिंतामणि एसकेटी और टेक ऑफ विद एसकेटी के जो लंबे पॉडकास्ट होते हैं उनकी छोटी क्लिप्स आपको इस चैनल में देखने को मिलेगी। कई बार आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता है और ऐसे में लंबे वीडियोस देख पाना पॉसिबल नहीं होता है, इसीलिए यहाँ आपको चिंतामणि एसकेटी और टेक ऑफ विद एसकेटी की छोटी छोटी क्लिप्स मिलने वाली हैं। तो कम समय में पूरी इंफॉर्मेशन के लिए फटाफट से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो। अब हम ये जो सुन रहे हैं सर कि बहुत ठंड पड़ेगी, 110 साल का रिकॉर्ड तोड़ देगी, ये हमारे लिए बहुत बड़ी खबर है जी। मौसम वैज्ञानिक होने के नाते क्या आपके लिए भी ये उतनी ही बड़ी खबर है या आप इसे नॉर्मल देखते हैं? देखिए, ये जो 110 साल का रिकॉर्ड टूटेगा या नहीं टूटेगा ये तो देखने वाली बात है। मुझे लग नहीं रहा कि ये टूटेगा, क्योंकि कुछ इलाके में टेम्परेचर गिर जाएंगे, लेकिन अभी जो रिकॉर्ड तो हर साल टूटते हैं, कभी गर्मी के टूटते हैं, कभी सर्दी के टूटते हैं, लेकिन वो एक दो दिनों की मतलब जो एक्सट्रीम वेदर आता है, यानी बहुत ज़्यादा एकदम टेम्परेचर नीचे हुआ, तो हो सकता है कि एक दो जगह पर ऐसा हो जाए, लेकिन ओवरऑल नहीं है। इतना नहीं है कि बहुत ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है कि मतलब बिल्कुल ही आपको फ्रीजिंग टेम्परेचर दिखेगा। हाँ, टेम्परेचर नीचे जा सकता है, लेकिन 110 साल का रिकॉर्ड टूटेगा या नहीं टूटेगा इस पर संशय है, ये मुश्किल है। नहीं टूटेगा, जहाँ तक है, एक दो जगह पर हो सकता है टूट जाए। तो लेकिन यह है कि तैयार रहना पड़ेगा आपको, क्योंकि अभी जो हम देख रहे हैं कि वार्मिंग का ट्रेंड है, सर्दियां सुगड़ गई हैं, हम सर्दी से सीधा गर्मी में आ जाते हैं, वसंत ऋतु तो गायब ही हो गई है। तो जो हमारा शरीर है और जो नॉर्थ इंडिया में लोग रहते हैं उनको लगता है कि अब तो सर्दी मतलब कि माइल्ड विंटर है, तो थोड़ा सा प्रिकॉशन नहीं लेंगे, अपने आप को कवर करके नहीं रखेंगे, तो उस समय खतरा बढ़ जाता है। तो आपको तैयार रहना पड़ेगा। जैसे ही आपको कोल्ड वेव की या इस तरह की वार्निंग दिखाई दे, टीवी पे या मौसम विभाग दे या अखबारों में आए या स्काईमेट बताए, तो उस समय आप अपना तैयारी पहले से कर लीजिए। मैं कहीं पढ़ रही थी सर, तो उसमें डूम साइकिल के बारे में भी बताया गया था, जिसमें ये बाकायदा इंगित किया गया था कि ये डूम साइकिल है और वही जगह है जहां पहले गर्मी से तबाही होती है, फिर ठंड से तबाही अब होगी। ये डूम साइकिल का मतलब है कि अगर आप देखा जाए, मतलब जो मीनिंग तो यही है कि अगर एक चीज़ खराब होती है तो उसके कारण दूसरी खराब होती है, और दूसरे के कारण पहले फिर और ज़्यादा खराब हो जाती है। तो ये एक तरह से साइकिल है, लेकिन इसको हम कह सकते हैं कि क्लाइमेट डूम साइकिल भी कह सकते हैं, क्लाइमेट ट्रेंड डूम साइकिल भी कह सकते हैं। तो मतलब आप ये कह सकते हो कि कुछ इलाके थे जो बहुत ज़्यादा गर्मी देख रहे थे, वहाँ पर ठंड पड़ना शुरू हो गई। जैसे कि आप इंडिया की ही बात करो कि अगर राजस्थान की बात करें, गुजरात की बात करें, तो एरिड रीजन थे, वहाँ पर बारिश होती ही नहीं थी। अब यहाँ पर बाढ़ आती है, यानी क्लाइमेट चेंज पूरा तरह से दिखाई दे रहा है। और जो गंगा के मैदानी क्षेत्र है, बिहार में हर साल बाढ़ आती थी, असम में हर साल बाढ़ आती थी और बहुत ज़्यादा आती थी, अब वहाँ पर बाढ़ कम आना शुरू हो गई है, यानी कि बारिश कम होना शुरू हो गई है। तो यानी ट्रेंड तो चेंज हो रहा है। तो उसी तरह से ये सर्दी का ट्रेंड भी कभी कभी चेंज होता है कि कुछ साल होते हैं जो बहुत ज़्यादा सीवियर विंटर पड़ती है, उसके बाद फिर से नॉर्मल हो जाता है। तो इस तरह की साइकिल हम देखेंगे और आगे भी देखते रहेंगे। ये पूरा क्लाइमेट चेंज का असर है और पूरी तरह से अब ये विजिबल हो गया है पूरे विश्व में। तो आप देख रहे हैं कि अचानक चीज़ें चेंज हो रही हैं, एक्सट्रीम वेदर अचानक, कभी सूखा है तो सूखा ही पड़ जाता है, और कभी बाढ़ आती है तो बाढ़ बहुत ज़्यादा भीषण होती है, क्लाउड बर्स्ट बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी बढ़ गई है। आपने देखा होगा इस बार हिमाचल और बाकी जगह पर बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो यानी इसके क्लाइमेट चेंज के कारण इंक्लीमेंट वेदर एक्टिविटी, एक्सट्रीम वेदर इवेंट बढ़ रहे हैं। एक चीज़ और है इसमें, मीडिया रिपोर्ट्स में ही मैंने ये देखा, मैं मेरे व्यूवर्स के लिए वो स्क्रीन पे दे भी देती हूँ ताकि वो समझ पाएँ, जिसमें लिखा हुआ है कि बीते 122 साल में दुनिया का जो तापमान है वो बढ़ा है, जैसा अभी आपने भी बताया। आपने तो बाकायदा बताया कि किस सन से किस सन तक वो बढ़ा। मीडिया रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि बीते 122 साल में दुनिया का टेम्परेचर लगातार बढ़ा है। अब 2025 वो साल होगा जहां से ये टेम्परेचर घटना शुरू होगा, और वो इसे बड़ी तबाही की तरफ इंगित कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि इसके बाद जो क्लाइमेट चेंज है वो समझ पाना और मुश्किल होगा। ये जो मीडिया रिपोर्ट हैं ये ऑथेंटिकेट नहीं लग रही मुझे, क्योंकि ना इसमें जो ग्लोबल ट्रेंड है, क्योंकि जो हम देख रहे हैं हम तो वही देखेंगे कि जो आगे दिखाई दे रहा है हमें, तो उसके हिसाब से तो टेम्परेचर बढ़ेंगे, ग्लोब के टेम्परेचर बढ़ेंगे। ये जो मीडिया रिपोर्ट हो सकता है कि ये इंगित कर रही हो कि कुछ इलाके होंगे जहाँ पर टेम्परेचर रिवर्स हो सकते हैं, यानी कि जहाँ पर सर्दी कम पड़ती थी ज़्यादा पड़ेगी। यानी कि मतलब पूरे विश्व की बात करें तो 20% इलाके ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर सामान्य से ज़्यादा सर्दी, जो यानी ट्रेंड चेंज हो सकता है।
लेकिन ओवरऑल ट्रेंड आपको यही दिखाई देगा, जो मैं बता रहा हूँ कि आप 70% चांस यही दिखाई दे रहे हैं कि 2025 से 2029 तक ग्लोबल जो टेम्परेचर है धीरे धीरे बढ़ने ही वाला है। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि कुछ इलाके 20%, 25% या 30% विश्व के ऐसे भी होंगे जहाँ पर टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा नीचे भी जा रहे होंगे। यानी कि ये पूरा मतलब उल्टा पुल्टा जो कह सकते हो कि क्लाइमेट चेंज के कारण जो हमने सोचा नहीं वो भी हो सकता है। मेरे बहुत से जानने वाले ऐसे हैं सर, और मैं मान के चल रही हूँ कि मेरे व्यूवर्स भी ऐसे होंगे जिन्होंने आज तक स्नोफॉल देखी ही नहीं होगी। हाँ। मेरे कुछ एक फ्रेंड्स ऐसे हैं सर जो हर साल प्लान करके पहाड़ी राज्यों में जाते ज़रूर हैं, लेकिन क्योंकि उन्हें सही समय पता नहीं होता है या शायद वो वेदर फोरकास्ट देख के नहीं पहुंचे होते हैं, फिर एक बार तो स्नोफॉल हो गया तो रास्ता बंद हो गया, फिर तो आप वहां पहुंच नहीं सकते। आपको लाइव अगर स्नोफॉल देखनी है तो क्या 2025 का अंत सबसे बेहतर साल है? जी हाँ, अच्छा है। और उसमें क्या होता है कि हमारा मतलब क्या है ना, जो नॉर्थ में या जहाँ पे भी लोग रहते हैं उनको ये लगता है कि सर्दियाँ आ गई, अब वहाँ जाएंगे पहाड़ों पे स्नोफॉल हमें दिखेगा। हाँ। हर समय नहीं होता वहाँ पे, क्योंकि जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा तभी होगा। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की चेतावनी हम 4 या 5 दिन पहले दे देते हैं। मौसम विभाग दे देता है, स्काईमेट की साइट पर भी आप जा सकते हो, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि इस तारीख से इस तारीख तक यहाँ पर स्नोफॉल होगा। उस समय आप प्लान कर लीजिए और लाइव स्नोफॉल आपको देखने को मिल जाएगा। आप एक दिन पहले चले जाइए तो जिससे आपको रोड ब्लॉक भी नहीं मिलेगा। अगर हैवी स्नोफॉल हो जाता है तो वहाँ थोड़ा इंतजार कर लीजिए, 2-3 दिन रह लीजिए, फिर आ जाइए। तो उसके लिए आपको पहले फोरकास्ट देखना पड़ेगा, तभी जाना सही रहेगा। ये कैसे देखना है मैं वो भी आपसे समझना चाहूंगी, हालांकि वेबसाइट का आपने जिक्र कर दिया है। मेरे व्यूवर्स को भी मैं बता दूं कि आप नोट करके इस बात को जो सर बताने वाले हैं वो रख लीजिए, ताकि इस साल कम से कम आपसे गलती ना होने पाए। हमें कैसे चेक करना है, और मैं ये जानती हूँ कि कमेंट सेक्शन में अब ये कमेंट भी आने वाला है महेश सर कि आप बता तो देते हैं लेकिन वो कभी सही नहीं होता है। नहीं, सही होगा। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का हमारा जो एक्यूरेसी है वो 95% से 100% तक है। उसमें मतलब कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इजी होता है ट्रैक करना, क्योंकि बाकी जैसे कभी कभी होता है ना, बोलते हैं कि हम दिल्ली में बारिश होगी, तो दिल्ली में किसी इलाके में हुई, कहीं नहीं हुई। हाँ। क्योंकि ये हम ट्रॉपिकल वेदर पे हैं, मतलब कि सब ट्रॉपिक्स में है, तो यहाँ पर क्लाइमेट चेंज का असर ज़्यादा है। अब बोलते हैं कि यूरोप वगैरह, जो यूरोप है, कनाडा है, अमेरिका है, वो तो बिल्कुल टाइम के साथ बता देते हैं। उसका कारण यह है कि वो अपर लैटिट्यूड में है और वहाँ पर वेदर सिस्टम को आप ट्रैक कर सकते हो। और यहाँ पर क्या होता है कि पॉपअप होते हैं क्लाउड। आपने देखा होगा दिल्ली में ही, अगर आप कैसे बताओगे कि एक इलाके में एक सेक्टर में बारिश हो रही है, एक में नहीं हो रही, तो ये थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन ये हमारी जो वेबसाइट है स्काईमेट की, उसमें देख सकते हो। हमारा यूट्यूब चैनल है जो जिसको मैं ही बनाता हूँ, उसमें मैं हर अगले 4-5 दिनों का फोरकास्ट देता हूँ। उसमें पहले बता देता हूँ कि हाँ स्नोफॉल होने वाला है, तो वो भी आप देख सकते हो। मौसम विभाग की साइट पे भी मिल जाएगा आपको। हमारे जो स्काईमेट की साइट है वहाँ पर भी आप अगर कहीं का भी डालेंगे, जैसे कि आप सिटी का नाम डालेंगे, शिमला डालो, कुल्लू डालो, श्रीनगर डालो, जो भी जहाँ पर भी, रोहतंग पास डालो, तो अगले 5 दिन और 15 दिन का वेदर आपको मिल जाएगा। तो उसमें आपको ट्रेंड दिख जाएगा। तो और आप ये कह रहे हैं कि 95 to 100% तक इसकी वेस्टर्न accuracy। डिस्टर्बेंस का और स्नोफॉल का हमारा फोरकास्ट इतना अच्छा है। तो अब अगर इस बार भी आप स्नोफॉल नहीं देख पाते हैं तो आप ये समझिए कि आपकी प्लानिंग में कोई ना कोई गड़बड़ी रह गई है। अब थोड़ा अगर हम किसान भाइयों के लिए भी चर्चा कर लें कि ठंड उनकी कैसी बीतने वाली है उनकी फसल के लिहाज से, क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश है वो तो ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा जहाँ अनिश्चितता है वो भी एक कृषि क्षेत्र ही है। तो ये है कि अगर जैसे जो ट्रेंड दिखाई दे रहा है, तो विंटर रेन के चांस लग रहे हैं। अगर दिसंबर जनवरी में विंटर रेन होती है तो रबी की फसल यूजुअली बोई जाती है इस समय सर्दियों में। तो और दूसरा एक और है जो पाला पड़ता है, फ्रॉस्ट। वो अगर 4 डिग्री से नीचे टेम्परेचर चला जाता है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान और पंजाब हरियाणा में ज़्यादा ये पाला पड़ता है। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों में भी पाला ज़्यादा पड़ता है। तो उसके लिए भी हम फोरकास्ट पहले कर देते हैं कि टेम्परेचर अब गिरने वाले हैं और पाला पड़ने की उम्मीद है। तो किसान भाइयों को पहले ही मैं बता देता हूँ, अपने वीडियो में बताता हूँ, और हमारी वेबसाइट पर भी हम आर्टिकल लिख देते हैं कि पाला पड़ने वाला है। अगर पाला पड़ता है तो आप खेत में पानी लगा देंगे तो पाले से बच जाएगी। और भी कई टेक्निक हैं जो किसान भाई जानते हैं, तो पाले से वो अपनी फसल को बचा सकते हैं। पाला पड़ने से क्या होता है कि फसल सांस नहीं ले पाती है और वो ख़राब हो जाती है। एक तो ये है। ऊपर से जब विंटर रेन होने वाली होती है तो उसका फोरकास्ट भी काफ़ी अच्छा होता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के साथ साथ। अगर उत्तर भारत में बारिश होने वाली है तो वो हम पहले बता देते हैं, और उसके साथ ओले गिरने वाले हैं तो उसका भी अलर्ट जो है 24 से 48 घंटे पहले मिल जाता है। तो अगर ओले पड़ेंगे तो नुकसान होगा, फ्रॉस्ट के ज़्यादा चांस हैं।
तो यानी कि किसान भाइयों के लिए सर्दी अगर ज़्यादा पड़ेगी तो थोड़ा फसलों को नुकसान की आशंका दिखाई दे रही है। क्लाइमेट चेंज और वेदर चेंज, इन दोनों चीज़ों को आप कैसे समझाएंगे? देखिए, क्लाइमेट का मतलब है कि लॉन्ग टर्म, मतलब कि क्लाइमेट का मतलब है कि पूरा सीजन चेंज हो रहा है। कि जैसे आपने देखा सर्दी सिकुड़ रही है, इस साल ज़्यादा पड़ेगी, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आप देख रहे हैं कि सर्दी पिछले कई सालों में देख रहे होंगे नवंबर तक सर्दी नहीं पड़ती। रजाई आपकी निकलती है दिसंबर में और जनवरी के मिड के बाद से अंदर आ जाती है, यानी कि सर्दी सिकुड़ रही है, वसंत ऋतु खत्म हो गई, सीधे हम गर्मी में आ जाते हैं। ये तो क्लाइमेट, मतलब पूरा क्लाइमेट का चेंज है। वेदर होता है जो डे टू डे होता है। तो वेदर में क्या चेंजेज आए, आज आपने देखा कि फॉग आ गया, अब 2 दिन तक फॉग रहा, उसके बाद अचानक धूप निकली और आज स्नोफॉल हो रहा है। 2 दिनों बाद जैसे ही स्नोफॉल ख़त्म हुआ, उत्तरी हवाएं आई तो टेम्परेचर एकदम नीचे चले गए। तो ये जो डे टू डे चेंज होता है वो वेदर का चेंज होता है, और क्लाइमेट का मतलब है कि जो लॉन्ग टर्म चेंज होते हैं। ये मतलब इन दोनों में डिफरेंस है। तो हम अभी इस साल क्या फेस करने वाले हैं? इस साल हम जो क्लाइमेट चेंज का असर यही देखेंगे कि लानिना के कारण हो सकता है कि जो सर्दी ज़्यादा पड़े, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अच्छे आए, बर्फबारी ज़्यादा हो, फॉग ज़्यादा हो, तो इसका असर जो है उत्तर भारत से लेकर के कभी मध्य भारत और हो सकता है कि तेलंगाना और महाराष्ट्र तक भी आपको दिखाई दे जाए। ला नीना हम अभी रिसेंट ही कुछ साल से बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं, क्या ये टर्म मीडिया के चलते बहुत फेमस हो गया है? जी हाँ, मीडिया के कारण लानिना और अल नीनो फेमस हुआ है, और इंटरनेट के कारण भी हुआ है। पहले क्या होता था कि जब हम थे 80s में थे, हाँ। तो इंटरनेट नहीं था, तो लोग मुझसे कई लोग जो जैसे पीएचडी कर रहे थे या वो पूछते थे कि सर मुझे लानिना के बारे में बता दो, अल नीनो के बारे में बता दो, क्योंकि उन्हें पता तो था लेकिन पूरी जानकारी नहीं थी। अब क्या है कि कोई भी आदमी, आप चैट जीपीटी से पूछ लो लानिना क्या होता है, गूगल पे डाल लो लानिना क्या होता है, पूरा आपको बता देगा। तो अब अवेयरनेस बढ़ गई है और मीडिया ने इसको थोड़ा सा हाइप करना भी शुरू कर दिया है कि थोड़ा सा एक तरह से होता है ना कि थोड़ा सा लोगों को डराना शुरू कर दिया है कि लानिना आ रहा है, अल नीनो आ रहा है, तो अभी सूखा पड़ जाएगा। तो ये मतलब ये तो बहुत पहले से है, जो रिकॉर्ड है हमारे पास वो 1950 से है इसका, लानिना और अल नीनो का, जो आपको नोआ की साइट पे भी मिल जाएगा। यानी काफ़ी साल पहले से है, यानी 75 साल पहले से हम इसको मॉनिटर कर रहे हैं। लेकिन अब लोगों में अवेयरनेस बढ़ गई है, तो पता लग गया है कि हाँ ये कुछ होता है। लेकिन ये मतलब फोरकास्टिंग तो इसी के हिसाब से पहले से हो रही है। क्या ये महसूस आपने भी किया है कि जो ठंड भारत में पड़ती है जी। उसमें धूप अब बहुत कम हो गई है? दिल्ली एनसीआर में शुरू में हमें लगता था जब फॉग स्टार्ट होती थी कि ये स्मॉग है या फॉग है, हम डिफरेंस नहीं कर पाते थे। तो वो स्मॉग से शुरू हुआ कि धूप आनी बंद हुई है, फिर वो कभी फॉग, फिर कभी स्मॉग, और अब तो ऐसा लगता है कि पूरी ठंड बिना धूप के बीत जाती है। जी हाँ, ये क्या होता था कि 80s की अगर बात करें, जब हम पढ़ते थे तब हम देखते थे कि पूरे दिन फॉग रहता था। अगर हम जाते थे कहीं पे भी, तब डीटीसी वगैरह बस पकड़ते थे, तो उसमें आप देखते थे कि बस ही नहीं दिखती थी, कि बस आ रही है, जब बिल्कुल सामने आ गई तब दिखती थी। मतलब कि आप 2-2 फीट तक इतना डेंस फॉग होता था उस समय। हाँ। उसके बाद फॉग की इंटेंसिटी कम होना शुरू हुई क्योंकि बारिश वगैरह में चेंजेज आ गए। अब क्या होता है कि जो आप देखते हैं वो पॉल्यूशन ज़्यादा है, कि पिछले 10 सालों से हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे पॉल्यूशन बढ़ गया, स्मॉग बढ़ गया। तो जो धूप नहीं निकलती उसका कारण यह है, फॉग तो है ही, लेकिन फॉग के साथ साथ जो पॉल्यूशन मिल जाता है उसको स्मॉग कहते हैं। तो स्मॉग ज़्यादा है, खास करके आप देखें नवंबर से लेकर के आपका जनवरी और कभी कभी फरवरी तक स्मॉग रहता है, तो इसीलिए आपको धूप नहीं दिखाई देती। और ये जैसे ही धूप निकलती है तो ये टेम्परेचर जब बढ़ते हैं, हवा ऊपर उठती है, तो ये थोड़ा सा विजिबिलिटी सही होना शुरू हो जाती है, लेकिन पॉल्यूशन के कारण वो जो हेजीनेस है वो बनी रहती है, तो आपको धूप जो है वो ठीक से कभी भी दिखाई नहीं देती। तो यही ट्रेंड आगे भी रहने वाला है, क्योंकि जब तक पॉल्यूशन रहेगा, और पॉल्यूशन दिल्ली में बढ़ ही रहा है, दिल्ली एनसीआर में, क्योंकि हमारा आबादी बढ़ा रहे हैं, हम ट्रैफिक बढ़ा रहे हैं, सब कुछ, मतलब एक तरह से जितना भी मतलब कचरा हम करना चाहते हैं एनवायरनमेंट का, वो पूरी तरह से हम कर ही रहे हैं दिल्ली में। तो उसका तो असर आपको दिखाई देगा और वो भुगतना भी पड़ेगा। और उससे क्या हो रहा है, स्मोक के कारण आपका जो मतलब सांस लेने में दिक्कत है, ये सारी दिक्कतें भी आ रही हैं। जैसे मुझे अब देखा होगा बीच में खांसी आ रही है, तो ये भी पॉल्यूशन का कारण है। तो ये इसीलिए हमें सूरज नहीं दिखता और सर्दी ऐसा लगता है कि पूरे दिन सर्दी पड़ रही है, क्योंकि टेम्परेचर उठ नहीं पाता।
ये स्मॉग का दिल्ली एनसीआर में तो बहुत ज़्यादा असर है ही। इसके अलावा वो कौन-कौन से एरिया हैं जहाँ स्मॉग सबसे ज़्यादा रहता है? क्या उसमें लखनऊ भी है? क्या पटना भी है? क्या हिमाचल के भी पहाड़ी राज्यों तक भी क्या इसका असर है? जी हाँ, ये जैसे मुरादाबाद हो गया, कानपुर है, जो इंडस्ट्रियल टाउन है वहाँ तो है ही। मतलब जो भी अब जो बी क्लास मेट्रो आ रहे हैं, मतलब जो एक तो मेट्रो सिटी हैं, बहुत बड़े-बड़े सिटी हैं, उसके बाद जो टायर 2 हैं, टायर 3 हैं, वहाँ पर भी, जहाँ पर भी आपका ट्रैफिक बढ़ रहा है, आबादी बढ़ रही है, वहाँ पर ये स्मॉग आना शुरू हो गया है। हिमाचल के कुछ इलाकों में रहता है कुछ देर के लिए, लेकिन वहाँ पर अभी थोड़ा सा शांति है। हिमाचल हो गया, उत्तराखंड हो गया, और जो खुले इलाके हैं, अगर आप यहाँ से जाएंगे, यहाँ से लखनऊ जाएंगे, दिल्ली से लखनऊ, तो बीच में ऐसे स्ट्रेच आएंगे जहाँ पर केवल आपको फॉग दिखेगा, क्योंकि खुले इलाके हैं, खेत खेत हैं, वहाँ पर आपको फॉग दिखेगा। लेकिन जैसे ही आप सिटी में एंटर करेंगे तो वो फॉग स्मॉग बन जाता है, यानी कि फॉग और पॉल्यूशन मिल करके स्मॉग बना देता है। तो ये आगे आप कह रहे हैं कि लगातार बना रहना है, ये बना क्योंकि रहेगा। इंडस्ट्रियलाइजेशन हम खत्म कर नहीं पा हाँ रहे जी। हैं। ये क्या समझने की कोई टेक्निक भी होती है सर कि ये फॉग है या स्मॉग है, हम समझ पाए आम लोग? ये तो जब आपका ह्यूमिडिटी अगर 75% से ज़्यादा है तो उसको फॉग कहते हैं। अगर विजिबिलिटी लेस देन 1 किलोमीटर है उसको फॉग कहते हैं। लेकिन फॉग और स्मॉग में जो डिफरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। उसमें आपको जो पॉल्यूशन सेंसर है वो देखने पड़ेंगे, क्योंकि अगर वो दिखा रहा है कि पॉल्यूशन भी ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि उसके फॉग के साथ, वाटर वेपर के साथ जो हार्मफुल जो गैसेस हैं, डस्ट पार्टिकल, स्मोक पार्टिकल, वो मिक्स हो गए हैं। और वो इसलिए होते हैं कि जब सुबह के समय सर्दियों में क्या होता है कि टेम्परेचर कम हो जाता है। टेम्परेचर कम हो जाता है तो हवा भारी हो जाती है और नीचे बैठ जाती है। अगर विंड स्पीड ज़्यादा नहीं है तो वो हवा रोटेट नहीं कर पाती, हट नहीं पाती, और जो ये जो वाटर वेपर होता है वो एज अ कंडेंसेशन न्यूक्लियाई एक्ट करता है। तो उसके ऊपर ये धूल, मिट्टी और हार्मफुल गैसेस के कण चिपक जाते हैं। तो वो उसके साथ जब चिपक जाते हैं उसमें, तो वो मूव नहीं कर पाते, तो वो जो लेयर बन जाती है वो ग्राउंड के पास ही रहती है। और क्योंकि हवा तेज नहीं चल रही होती तो वो स्मोक के रूप में एक तरह से आप पूरा देखो काला काला दिखता है। तो अगर ब्लैक जैसा दिख रहा है इसका मतलब फॉग है। अगर वो वाइट है, पूरा आपको दिख रहा है कि पूरा दूर तक देख रहे हैं आप, वाइट दिख रहा है, तो इसका मतलब वो फॉग है। लेकिन सर्दियों में दिल्ली में आपको फॉग कब दिखेगा? स्मॉग ज़्यादा दिखेगा। जब हमने फॉग की, स्मॉग की बात कर ही ली है सर, तो थोड़ा हम अगर क्लाउड सीडिंग भी आपसे समझ पाएँ। अब क्लाउड सीडिंग करके बारिश हुई दिल्ली में या नहीं हुई, ये एक अलग चर्चा का जी। विषय है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि अगर 2025 में क्लाउड सीडिंग कराई गई दिल्ली में, तो मैं ये मान के चल रही हूँ कि आगे आने वाले अब हर साल में इसकी एक तस्वीर तो हमें ज़रूर दिखाई देगी, क्योंकि शुरुआत इसकी हो गई है। जी। आम लोग ये कह रहे हैं कि ये भयानक त्रासदी की ओर इंसान बढ़ रहा है। वैज्ञानिक ये भले कह रहे हो कि ये तो बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। आम आदमी यही समझ रहा है कि क्लाउड सीडिंग का मतलब आप प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हो, और प्रकृति के साथ छेड़छाड़ का मतलब वो अपना बदला लेगी। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि इसका क्या है कि क्लाउड सीडिंग का मतलब होता है कि जो बादल हैं वो बरस नहीं रहे, लेकिन उनको बरसाना। ये क्या होता है कि अब जैसे गवर्नमेंट ने पूछा था, मतलब बोला था कि हम क्लाउड सीडिंग करेंगे और दीपावली के बाद करेंगे। हमसे पूछा कई लोगों ने, तो क्या होता है कि जब सर्दियाँ, ये मानसून ख़त्म हो जाता है, तो आपने देखा होगा कि आसमान साफ़ रहता है सर्दियों में। अक्टूबर, खास करके अक्टूबर नवंबर में बादल बहुत कम आते हैं। अगर कोई बड़ा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है तभी आते हैं। अभी ये जो बादल आपने देखे थे 28 तारीख को जो क्लाउड सीडिंग की थी, तो ये साइक्लोन जो मोन्था था उसका असर था। बंगाल की खाड़ी से नमी आ रही थी, तो ये मीडियम क्लाउड थे, यानी 10,000 फीट पर क्लाउड थे, तो वो बारिश नहीं कर सकते। या तो बादल होने चाहिए, यानी कि मॉइस्चर वाले बादल, क्यूमुलस, यानी कि क्यूमुलस बादल होते हैं जो काफ़ी घने होते हैं, और उसमें मॉइस्चर ज़्यादा होना चाहिए, डेंसिटी ज़्यादा होनी चाहिए, तब आप उसमें सिल्वर आयोडाइड स्प्रिंकल करते हैं। तो वो जैसे मैंने बताया कि एक न्यूक्लाई की तरह एक्ट करता है, उसके ऊपर ये वाटर वेपर चिपक जाती है, और जब चिपक जाती है तो बूंद मोटी हो जाती है, पानी की बूंद बन जाती है, और गुरुत्वाकर्षण के कारण, ग्रेविटेशनल पुल के कारण नीचे बारिश के रूप में गिर जाती है। तो इससे हम प्रकृति का कोई खिलवाड़ नहीं कर रहे, क्योंकि जो बादल है वैसे भी चला जाएगा वो। अगर उसको हमने बरसा दिया तो कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि वो तो कुछ एरिया में बरसेगा, 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर के दायरे में बारिश दे देगा, अगर अच्छा बादल है तो। और वो सिल्वर आयोडाइड जो है वो कुछ बहुत हल्की क्वांटिटी में होता है, मतलब 1 किलो 1.5 किलो होता है, तो उससे एनवायरनमेंट में भी कोई नुकसान नहीं होता। और कॉमन सॉल्ट भी छिड़का जाता है, तो नमक तो आपको मालूम है कि वो तो हर जगह है, तो उसका भी कोई नुकसान नहीं होता है, यानी कि कोई इसका हार्मफुल इम्पैक्ट नहीं है। अगर हम ये करते भी हैं
तो ये अच्छी बात यह है, अगर अच्छा बादल है, अच्छी बारिश हो जाती है, वाइड स्प्रेड रेन हो जाती है, तो पॉल्यूशन काफ़ी हद तक बैठ जाएगा। बहुत से ऐसे खतरे अभी तक मानव इतिहास में आए हैं जिनका आकलन हम पहले तो ठीक से नहीं कर पाए, जी। लेकिन बाद में हमें समझ में आया कि ओह ये तो गलती हो गई है। मुझे याद है मोबाइल टावर जिस समय खड़े होने शुरू हुए थे तब भी ये कहा गया था कि इससे नुकसान नहीं होगा, लेकिन बाद में हमने ये पाया कि उससे कैंसर तक हो रहा है इंसानों जी। को। प्लास्टिक का हमने किस तरह से यूज़ किया। क्या क्लाउड सीडिंग के मामले में भी साइंटिस्ट, मौसम वैज्ञानिक भविष्य में गलत साबित हो सकते हैं क्या? अभी तक तो नहीं लग रहा, क्योंकि जो हम इसमें सब्सटेंस डाल रहे हैं वो बहुत ज़्यादा नुकसानदायक नहीं है। जैसे कॉमन साल्ट है, वो भी नुकसान नहीं करेगा अगर एनवायरनमेंट में, और अगर 2-3 किलो डाल भी दिया तो वो हवा में हट जाएगा। या ड्राई आइस डालते हैं, ड्राई आइस पिघल जाएगी। सिल्वर आयोडाइड भी बहुत कम क्वांटिटी में होता है, तो अगर हम 100 किलोमीटर के दायरे में 1 किलो या आधी किलो सिल्वर आयोडाइड का स्प्रे करते हैं तो वो एनवायरनमेंट में चला जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी हम इतनी सारी हार्मफुल गैसेस एनवायरनमेंट में पहले ही, मीथेन है और ये जो बाकी जितने भी हैं कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह जो धुएं और डीजल और ट्रैफिक से डाल रहे हैं, वो तो बहुत ज़्यादा है। तो ये अभी तक ऐसा नहीं लग रहा कि कुछ नुकसान होगा। और ये क्लाउड सीडिंग एक कंटिन्यूस प्रोसेस भी नहीं है, क्योंकि काफ़ी महंगा है। और क्लाउड सीडिंग जो पहले कोशिश की गई थी महाराष्ट्र में, कर्नाटक में और तेलंगाना में, वो मानसून के समय की गई थी। तो मानसून के समय बादल होते हैं तो हो जाती है। लेकिन अब जैसे दिल्ली सरकार ने किया है या सेंट्रल गवर्नमेंट या जो भी है जिसने भी किया, तो ये सक्सेसफुल तो हुआ नहीं। अगर बारिश हुई भी, अगर 1-2 मिलीमीटर उन्होंने बताया, 1.2 मिलीमीटर, तो उसका कोई भी असर नहीं हुआ। तो ये एक एक्सरसाइज ऐसी है जिसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर हम सर्दियों में करते हैं तो नॉर्थ इंडिया में बादल नहीं होते तो नहीं हो पाएगा, और अगर करेंगे भी तो मतलब आप 1 या 2 बार पूरे सीज़न में करेंगे तो उसका मतलब एनवायरनमेंट पे ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर ये है कि हम डेली कर रहे हैं, एक तो खर्चा बहुत है, वो हो नहीं पाएगा। तो इसीलिए ओवरऑल इसका कोई नुकसान मुझे दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन एक आम इंसान, क्योंकि इस तरह की जितनी भी खबरें आप अगर कमेंट सेक्शन में जाकर के देखिए तो लोग उसमें प्रकृति के साथ खिलवाड़, जिस शब्द का मैंने इस्तेमाल किया, तो लोग इसी ओर इशारा कर रहे हैं। क्या क्लाउड सीडिंग, क्योंकि इंडिया के बाहर तो मैंने पढ़ा है कि बहुत सी जगह इसे यूज़ किया दुबई गया में है। हुआ है, चाइना में कई बार हुआ है। हाँ, जी, और वहाँ सक्सेसफुल रहा है। सक्सेसफुल कई जगह हुआ है। हाँ, हाँ, उसके पीछे क्या वजह है? उसकी वजह ये था कि वो जब करते हैं जहाँ बादल होते हैं वहाँ करते हैं। तो बादल ज़रूरी है। आप क्लाउड मतलब सीड किसको करोगे? बरसाओगे किसको? बादल को बरसाओगे। हाँ। खुले आसमान में तो आप कुछ कर नहीं सकते। अब जो अभी की है वो 10,000 फीट पर बादल थे, यानी कि 2-3 हज़ार, 3,500 फीट पर घने बादल होने चाहिए, और उसके उसके अंदर आप छिड़केंगे तो वो बरस जाएंगे। लेकिन उसमें भी ये है कि अगर बादल आपने ये बरसाए भी तो पॉल्यूशन उस जगह का हट जाएगा, क्योंकि या तो आप 300-400 किलोमीटर के दायरे में बादल को बरसाओ, वो एक तरह से ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है और कई करोड़ का खर्चा है, और वो हो नहीं पाएगा क्योंकि उस समय बादल होते नहीं हैं। अब अगर आपने दिल्ली के कुछ इलाके में, जैसे बोला बुराड़ी में किया इन्होंने, मेरठ के पास किया, या जहाँ जहाँ भी किया, तो अगर एक एक पैचेस में आपने बारिश करवा भी दी, 5 मिलीमीटर 10 मिलीमीटर बारिश हो भी गई, तो पॉल्यूशन पूरे इलाके का नहीं बैठेगा, क्योंकि पॉल्यूशन तो हर जगह है और हवा के साथ वो फिर से आ जाएगा। यानी कि अगर 2-4 घंटे के लिए या 10-12 घंटे के लिए कुछ इलाके का पॉल्यूशन हटा भी तो आसपास की हवा उसको फिर से कवर कर लेगी। तो ये मतलब एक फ्रूटफुल एक्सरसाइज नहीं है, मतलब इसमें कोई फ़ायदा नहीं है इस एक्सरसाइज का। तो लेकिन हाँ, प्रकृति के साथ ऐसा कोई बहुत बड़ा खिलवाड़ नहीं है, क्योंकि इसका ज़्यादा नुकसान दिखाई नहीं दे रहा। प्रकृति का खिलवाड़ के साथ तो खिलवाड़ हम खुद ही कर रहे हैं, जो हम ये डीजल की गाड़ियाँ चला रहे हैं, पेट्रोल है, और जो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन कर रहे हैं, और एसी वगैरह का जो पॉल्यूशन है, ये सारा पॉल्यूशन तो बहुत ज़्यादा है। ये तो कुछ भी नहीं है। तो खिलवाड़ तो हम शुरू से ही कर रहे हैं, और वो आप देख भी रहे हैं, उसका असर भी झेल रही है, पूरी दुनिया झेल रही है। और ख़ास करके जो इंडिया में हम बीजिंग ने देखो अपना पॉल्यूशन कितनी जल्दी कम कर लिया, जो वो भी सबसे ज़्यादा वर्ल्ड का पॉल्यूटेड सही शहर बात। था। हाँ। उसने अपनी इंडस्ट्रीज सारी शिफ्ट कर दी बाहर, और बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नॉर्म कर दिए। लेकिन दिल्ली में हम नहीं कर पा रहे। दिल्ली में भी अगर हम खुले इलाके में इंडस्ट्रीज़ को ले जाए और स्ट्रिक्टनेस के साथ जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ ही जाए, उसको सब्सिडी दें, तब जा करके कुछ होगा। तो मैं कहीं पर पढ़ रही थी तो उसमें क्लाइमेट चेंज की जब बात आई तो उसमें रिवेंज की बात आई, प्रकृति के रिवेंज की, कि एक समय ऐसा आएगा जब प्रकृति खुद बदला ले लेगी। जैसे हमने केदारनाथ के समय में भी यही पढ़ा था कि आपने इतना ज़्यादा वहाँ पर
डेवलपमेंट किया और वो सब मतलब कंस्ट्रक्शन किया, सब कुछ हाँ, किया। हाँ कि जो प्रकृति थी उसने खुद बैलेंस जी। कर दिया। तो क्या अब ये जो ठंड आ रही है वो क्या नेचर का बैलेंस करने का तरीका है? क्या प्रकृति बदला ले रही है? देखो बदला तो कई साल से ले रही है वो। जैसे हम देख रहे हैं कि क्लाउड बर्स्ट बढ़ गए हैं, हीट वेव बढ़ गई है, कोल्ड वेव बढ़ गई। कुछ इलाकों में मानसून के समय मूसलाधार बारिश होती है, बाढ़ आ जाती है। मध्य प्रदेश में देख लो आप, राजस्थान में, गुजरात में बाढ़ आती है जहाँ पर नहीं आती थी। तो वहाँ फसल का नुकसान होता है, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, और लोगों का नुकसान होता है, मतलब कि लाइव स्टॉक के साथ साथ बाकी का। इस बार आपने देखा पंजाब के, पूरे पंजाब में बाढ़ आई। तो ये क्लाइमेट चेंज का असर प्रकृति तो ऑलरेडी अपना बदला लेना शुरू कर चुकी है कई साल से। लेकिन ये सर्दी जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, तो ये आप इसको उससे नहीं जोड़ पाएंगे हम। लेकिन ये है कि हाँ, कि ये अगर सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ती है तो जो गरीब लोग हैं, बेघर लोग हैं, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक है। उनका उनका मतलब उनका प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है, जो सरकार नहीं कर पाएगी। मतलब कुछ लोगों को कर पाएगी, मेट्रोज़ में कर पाएगी, लेकिन जो आउटसाइड दिल्ली है या छोटे छोटे शहरों में रह रहे हैं गरीब लोग हैं, वो सर्दी में उनके मतलब के हताहत होने के चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं। तो ये भी एक तरह से है कि मतलब इसको भी आप कह सकते हो कि वो बदला ले रही है। लेकिन जो सही तरीके से जो बदला ले रही है वो यही है कि सूखे सूखे ड्रॉट बढ़ रहा है, हीट वेव, कोल्ड वेव, फ्लडिंग बढ़ रही है, और जो तूफ़ान हैं उनकी इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, जो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में, पैसिफिक में, अटलांटिक में उठ रहे हैं। तो वो भी काफ़ी ज़्यादा मतलब शक्तिशाली हो रहे हैं। जो पहले था कि वो विंड स्पीड ज़्यादा नहीं जाती थी, अब 200 किलोमीटर को भी पार कर जाती है, सुपर साइक्लोन बन रहे हैं। तो मतलब कुल मिलाकर के एक्सट्रीम वेदर इवेंट बढ़ रहे हैं। यही है प्रकृति का प्रतिशोध जो हम देख रहे हैं। मैं सर चाहती हूँ कि जाते जाते हम, क्योंकि अब लैंडिंग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि मेरे व्यूवर्स के लिए आपकी तरफ से क्या टिप्स होंगे। हालांकि बड़ा रोल इसमें सरकारों का है, मैं ये मानती हूँ, हाँ। लेकिन एक बहुत छोटा सा योगदान जो शायद हमारी तरफ से हो सकता है, वो आप क्या टिप्स देंगे? देखिए, एक तो ये है कि अपने आप को बचा के रखिए। जब भी सर्दी का प्रकोप बढ़ता है या किसी तरह का अलर्ट आता है, तो जो कोस्टल एरिया में रह रहे हैं तो तूफान का अलर्ट आता है, तो उसको ध्यान में रखिए। सर्दी अगर अचानक बढ़ती है तो पहले से ही आप अपनी तैयारी कर लीजिए। एक तो ये है, और सरकार तो जो करेगी करेगी, लेकिन हम हर आदमी अपना थोड़ा योगदान दे दे तो भी बहुत कुछ चेंज हो सकता है। क्या होता है कि हम प्लास्टिक का यूज़ करते हैं और हर जगह कर रहे हैं, पॉलीथीन वगैरह का, उसको कम करें। कागज़ के जो पैकेट हैं उसमें लेके जाएं, अपने खुद के बैग लेकर के जाएं जिससे कि सामान ला सकें। आप लोगों को शर्म आती है कि यार मैं थैला लेके जा रहा हूँ, अच्छे स्टाइलिश बैग ले जाओ कपड़े के, क्या दिक्कत है? आपके देखने में भी अच्छा लगेगा, वो भी आप कर सकते हो। और क्या करते हैं लोग, जैसे चिप्स खाया, ये खाया, मैंने देखा पढ़े पढ़े लिखे लोग जो कार में से देखते हो, कार में से फेंक रहे होते हैं, कॉफ़ी पी के उसका प्लास्टिक का गिलास बाहर फेंक दिया। ये सब चीज़ों को आप रोकिए, कोशिश करिए कि कम से कम करें। और जो अपनी गाड़ी है उसका पॉल्यूशन वगैरह समय पर सही कराते रहें। यानी कि मतलब छोटी-छोटी चीज़ें हैं जिसको आप कर सकते हैं घर में। जो अगर आप फ्लैट में रह रहे हैं तो प्लांट वगैरह ज़्यादा रखें, जिससे कि उससे भी प्यूरिफिकेशन होता है, आपका जो एनवायरनमेंट होता है, आपको सांस लेने में आसानी होगी। एयर प्यूरीफायर अफोर्ड नहीं कर सकते सब लोग, और उसका इतना फ़ायदा भी नहीं कि एक कमरे में रखा है, आप दूसरे कमरे में जाओगे तो फ़ायदा नहीं है। तो वो आप प्लांट ज़्यादा रखो, बालकनी में रखो, लिविंग रूम में रख लो। अगर आप बाहर रह रहे हो या आपका खुद का घर है, वहाँ पर प्लांटेशन आप कर सकते हैं। यानी कि ग्रीन कवर को आप फिर से बढ़ाने की कोशिश करो। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जिसको हम करके प्रकृति को फिर से जो क्लाइमेट चेंज को रिवर्स कर सकते हैं। मैं चाहती हूँ कि व्यूअर्स, आपने जो भी सीखा है अभी, टिप्स जो सर की तरफ से आपको दी गई है, वो भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। एक बार फिर से आप लोगों से अपील कर रही हूँ कि ये जो पॉडकास्ट है इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर कीजिए, ताकि अवेयरनेस उनकी भी बढ़े। 2025 का अंत और 2026 की शुरुआत को लेकर के उनकी भी तैयारी हो सके। इस पॉडकास्ट को आप लाइक कीजिए, और आगे आप किस मेहमान को देखना चाहते हैं हमारे पॉडकास्ट में, वो भी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। बहुत शुक्रिया सर, आपने इतना समय दिया। इसका पहला जो पॉडकास्ट था मौसम के ऊपर जो हमने किया था, उसे बहुत प्यार मिला दर्शकों का। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि इस बार भी हमें उतना ही भर भर के प्यार व्यूवर्स का ज़रूर मिलेगा। थैंक यू सो मच सर। मैं सोच रहा हूँ कि जो मैंने बताया है लोगों को अच्छा लगा हो और समझ में आया हो। अगर कोई डाउट है तो वो पूछें आपके कमेंट में, मैं बता दूंगा, आप बता देना।
ज़रूर सर, थैंक यू। थैंक यू।